गुड मॉर्निंग गर्ल्स। हमारा ये टॉपिक चल रहा था जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। इस टॉपिक में आज मैं आपको इस चित्र को समझाऊंगी, डायग्राम समझाऊंगी। इस डायग्राम में ये बताया गया है कि किस तरह विश्व की जनसंख्या पहले समय से लेकर अब तक किस तरह बढ़ी है। तो ये चित्र आपको बनाना आना चाहिए। इस डायग्राम की आप प्रैक्टिस करना, जिसमें हम ये दो रेखाएँ खींचेंगे ऐसे, और उसके बाद यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के हम ये पॉइंट्स लगाएंगे, जिसमें हमने विश्व की जनसंख्या दिखाई है 6 अरब तक। 6 अरब तक हमने 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स लिए हैं, 2-2 सेंटीमीटर के। हमारे पास 12 सेंटीमीटर की ये रेखा है। तो इधर लिखेंगे हम विश्व की जनसंख्या अरबों में, और जो नीचे वाली रेखा है इसमें हम लिखेंगे समय, कि किस तरह से ये समय कौन कौन सा है। जैसे वर्तमान से 12,000 वर्ष पूर्व, और ईसा का जन्म, फिर 1500 वर्ष से लेकर 2000 वर्ष वर्तमान तक आप इसको लिखेंगे। ये समय पूरा इस तरफ, और इस तरफ जनसंख्या। और ये देखिए यहाँ पर जो पहले समय में जनसंख्या 0 पॉइंट, आपने लिखना नहीं है, ये मैं आपको समझा रही हूँ, सिर्फ 0.25 थी अरब। इसको हमने निकाला है, यहाँ पर इतना, यहाँ तक आएगी इसकी ऊंचाई। फिर उसके बाद ये कांस्टेंट रही है 0.25 तक यहाँ, और उसके बाद ये धीरे धीरे आधा सेंटीमीटर आ गई, यानी 0.5 अरब। 1 अरब का ये पॉइंट है, ये 0.5 का अरब का जो है 1600 ईस्वी में जनसंख्या 0.5 अरब पहुँच गई, यानी आधा अरब के बराबर। और उसके बाद 1700 ईस्वी में जो जनसंख्या है 1 अरब तक पहुंची, और उसके बाद ये निशान यहाँ 1 के बराबर में, यहाँ से हम इधर से भी देखेंगे और इधर से भी देखेंगे। 1700 जो है नीचे से वर्ष, और इधर से 1 अरब, इधर से दोनों तरफ से हम ये पॉइंट्स मार्क करेंगे, यहाँ आ जाएगा ये। और उसके बाद यहाँ पॉइंट्स आप लगाते रहना, रेखा बाद में मिलाएंगे। फिर 1800 में ये धीरे धीरे 1 से ज़्यादा हो गई, 1.5 हो गई। फिर उसके बाद 1900 में क्या हुआ, 1900 में ये 2 अरब के करीब पहुंच गई। और जैसे जैसे वर्ष 2000 आया तो ये जनसंख्या जो है पूरी 6 अरब तक पहुंच गई। और अब तक जैसे हम 2000 से बढ़ के भी ले सकते हैं, 2011-21, तो उसमें जनसंख्या 1 पॉइंट आप और ले सकते हैं, 7 अरब तक पहुँच गई। अब वर्तमान में जो जनसंख्या है 2021 में जनसंख्या जो है 7 अरब है विश्व की। तो आप 1 पॉइंट और लेकर 7 अरब तक इसको मार्क कर सकते हैं। और साथ में इन्होंने ये कारण बताते हुए, ये जो बीच में ये पॉइंट्स लगे हुए हैं ये विदाउट मेज़रमेंट है, इसको सिर्फ आपने जैसे 1900, 1800, 1700, तो यहाँ ऊंचाई करके आप हाइट दिखा के सिर्फ ये मार्क कर रहे हैं कि किस तरह से कौन कौन से चेंजेस आए थे जिसके कारण जनसंख्या बढ़ी। पहले कोई सुविधा नहीं थी, मृत्यु दर और जन्म दर बहुत तेज़ी से था, तो जनसंख्या कांस्टेंट रहती है, ठीक है। और उसके बाद क्या था, धीरे धीरे थी। और जैसे जैसे जनसंख्या को सुविधाएं मिली, कौन कौन सी सुविधाएं, परिवहन की सुविधाएं, सफाई की सुविधाएं, चिकित्सा की सुविधाएं, और जैव प्रौद्योगिकी, सूचना और कंप्यूटर, जैसे ये सारी सुविधाएं जनसंख्या को प्राप्त हुई तो जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ गई। तो ये जनसंख्या की वृद्धि की प्रवृत्तियाँ इस चित्र के अनुसार है। इस चैप्टर में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है जनांकीय संक्रमण। ये एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्व अनुमान के लिए इसे किया जा सकता है। जैसे पहले समय में लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे और वो खेतीहर थे और अशिक्षित थे। इस अवस्था से जब उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बन गए वो, तो देश में जो जनसंख्या है पहले क्या थी, उस प्रदेश में जनसंख्या उच्च थी, क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च थे। क्योंकि उस समय लोग अशिक्षित थे, उन्हें जन्म दर का भी ज्ञान नहीं था और ना ही वो चिकित्सा का ज्ञान था उन्हें। इस वजह से उस समय उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर थी, जब लोग ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा रहते थे। धीरे धीरे लोग
गाँवों से नगरों की ओर गए तो वो उन्हें उद्योगीकरण आया, उनके अंदर उन्होंने उद्योग लगाए और साथ साथ वो साक्षर हो गए। फिर क्या हुआ, साक्षर होने के साथ चिकित्सा की सुविधाएं भी प्राप्त हुई, तो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हुई। इस परिवर्तन की ये जो परिवर्तन है 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है और इसे हम कहते हैं जनानकीय चक्र, और इसको हम जनानकीय संक्रमण सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, ग्रामीण खेतीहर से जनानकीय संक्रमण सिद्धांत जो है बीच में बताया गया आपको, क्या सिद्धांत है, नगरीय औद्योगिक। ग्रामीण से नगरों की तरफ जब लोग चले गए तो उनका ज्ञान भी बढ़ा और जनसंख्या पे भी कंट्रोल हुआ। तो हम इसको 3 अवस्थाओं में देखेंगे। पहली अवस्था, प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता तथा उच्च मृत्यु दर दोनों थी। प्रजननशीलता मतलब जन्म, और उच्च मृत्यु दर दोनों थे, क्योंकि लोग महामारियों और भोजन की अनिवार्य आपूर्ति से होने वाली मृत्यु की क्षतिपूर्ति अधिक थी। उस समय लोग महामारियों के कारण या फिर भोजन ना मिलने के कारण ज़्यादा मरते थे। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकांश खेती में कार्यरत होती है, जहाँ बड़े परिवार और परिसंपत्ति के लिए किया जाता है। जीवन प्रत्याशा निम्न होती है, अधिकांश अशिक्षित लोग होते हैं और उनकी प्रौद्योगिक स्तर निम्न होती है। मतलब वहाँ पर उद्योग कम होते हैं, लोग कृषि ज़्यादा करते हैं और अशिक्षित लोग होते हैं। अब जो द्वितीय अवस्था है उसमें क्या है, प्रजननशीलता तो उच्च थी किंतु समय के साथ साथ घटती जा रही थी, क्योंकि लोगों को ज्ञान हो जाता है तो लोग प्रजननशीलता पे भी कंट्रोल करते हैं। और उसके साथ इस अवस्था में मृत्यु दर भी घटी, क्योंकि स्वच्छता संबंधी सुधार हुए, इसलिए मृत्यु दर पे भी कंट्रोल किया जाने लगा। और इस अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाला शुद्ध उच्च होता है, शुद्ध जो वृद्धि है वो उच्च होती है। उसके साथ साथ जो अंतिम अवस्था है उसमें क्या हुआ, उसमें प्रजननशीलता भी और मृत्यु दर दोनों घट गए। जनसंख्या या तो स्थिर रही या फिर मंद, क्योंकि इस समय लोग क्या है, नगरीय क्षेत्रों में रहते हैं और शिक्षित हैं, उनके पास तकनीकी ज्ञान है, जिसकी वजह से वो जनसंख्या के कंट्रोल कर पाए हैं। तो ये 3 अवस्थाएं हैं। ये 3 अवस्थाएं इस चित्र के अनुसार दिखाई गई हैं, जो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, ये है जनानकीय संक्रमण सिद्धांत का डायग्राम। आपको जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, 3 अवस्थाएं बताई हैं, वो इस डायग्राम से आपको और क्लियर हो जाएंगी। इस डायग्राम का देखो, ये क्या सिद्धांत का है, ग्रामीण खेतीहर से नगरीय औद्योगिक। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि मनुष्य के अंदर जो गाँव से नगरों में उनके अंदर चेंज आए हैं, उसकी वजह से ये 3 अवस्थाएं आती हैं, जिन्हें जनानकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। इस डायग्राम को बनाने के लिए आपको भी जैसे पहले ही बताया था मैंने, वैसे ही 2 लाइनें खींचनी पड़ेगी। एक ये लाइन है और दूसरी इधर है। इधर जो है ये समय को दिखा रही है, ये समय को दिखाने वाली रेखा है, और ऊपर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों दिखाई जा रही है इस रेखा से। और इस रेखा में क्या है, ये हमने 2-2 सेंटीमीटर के निशान लगाए हैं, ठीक है। और 35 तक हमने ये जन्म दर दिखा दी है, 35% तक। और उसके बाद पहली अवस्था में क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती है, क्योंकि लोग अशिक्षित होते हैं, गांव में रहते हैं। इस समय लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर गांव में खेतों में कार्य करते हैं। धीरे धीरे मनुष्य को ज्ञान हुआ तो सेकेंड अवस्था आ गई। उस समय शुरू में तो जन्म दर ऊँची थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये जन्म दर दिखाने वाली रेखा है, जन्म दर धीरे धीरे कम होती गई। शुरू में जनसंख्या में जन्म दर उच्च थी, धीरे धीरे जन्म दर कम होती गई। सेकेंड अवस्था है जब लोग गाँवों से नगरों की तरफ गए। और इसके साथ साथ मृत्यु दर शुरू में उच्च थी, धीरे धीरे लोगों को ज्ञान हुआ, चिकित्सा की सुविधाएं प्राप्त हुई, ये मृत्यु दर भी निम्न हो गई। तो इस दोनों के बीच का जो अंतर है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में जो अंतर है। तो ये जो जगह है बीच वाली हमने मार्क करी है, ये क्या दिखा रही है, जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि। ये रेखा मृत्यु दर दिखा रही है, ये रेखा जन्म दर दिखा रही है। और ये दोनों जो है दरें धीरे धीरे
कम होती जा रही है, निम्न होती जा रही है, पहले उच्च थी। और जो तीसरी अवस्था है, ऐसी अवस्था आई जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा शिक्षित हो गए लोग, उन्हें बहुत तकनीकी ज्ञान हो गया। तो इस अवस्था में ये जन्म दर जो निम्न हुई थी, मृत्यु दर निम्न हुई थी, वो वैसे ही कांस्टेंट चल रही है, बढ़ी नहीं, स्थिर चल रही है, या फिर बढ़ती है तो बहुत मंद गति से। यहाँ पर दोनों रेखाएं एक साथ लगाई गई हैं, ब्लैक और ब्लू। ब्लैक रेखा जो है वो जन्म दर को दिखाती है और ब्लू रेखा जो है मृत्यु दर को। दोनों कांस्टेंट चल रही हैं, दोनों बढ़ी ही नहीं या फिर मंद गति से बढ़ रही है, जो हमें दिखाई भी नहीं दे रही। तो इस तरह से ये जगहें वो होती हैं जहाँ लोग बहुत शिक्षित होते हैं। और जो पहली अवस्था है वो कहाँ पाई जाएगी? जहाँ पर लोग अनपढ़ होते हैं, अशिक्षित ज़्यादा होते हैं। और ये अवस्था जहाँ पर लोग दोनों तरह के हैं, अभी शिक्षा पूरी तरह से आई नहीं है, ये अवस्था वहाँ पाई जाएगी। तो ये देशों के बारे में भी नीचे आपको बताया है कि कौन कौन से देश हैं। ये बांग्लादेश है, ठीक है, या फिर वनों के आदिवासी, ये अवस्था वहाँ पाई जाती है जो बिल्कुल अशिक्षित लोग हैं, वनों के आदिवासी वाले, ठीक है। और जो पेरू और श्रीलंका है जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, लोग अभी पूरी तरह लोगों को ज्ञान नहीं है, तो वहाँ पर ये वाली अवस्था पाई जाती है सेकंड। जो थर्ड अवस्था है, थर्ड स्टेज, वो कहाँ पाई जाएगी? जो पूरी तरह से शिक्षित देश हैं, जैसे कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये तीसरी अवस्था उस तरह वहाँ पाई जाएगी। इसे कहते हैं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, जो हमें जनसंख्या की प्रवृत्तियों के बारे में बताता है। देखिए, ये मानचित्र मैंने आपको कल बताया था। इस मानचित्र में मैंने बताया है कि आप इसमें 3 तरह के सिंबल यूज़ कर सकते हैं, 3 तरह के चिन्ह यूज़ कर सकते हैं। जैसे अलग अलग घने बसे क्षेत्र है, मध्यम बसे क्षेत्र है, शून्य जहाँ पर जनसंख्या रहती है, जनशून्य क्षेत्र है। तो यहाँ पर आप 3 अलग अलग तरह के चिन्ह लगाइए, कोई भी 3 लगा लीजिए, चाहे आप इसे प्लस माइनस और डॉट्स लगा लें, चाहे ट्राइंगल लगा लें, सर्कल लगा लें, कोई भी तीन चिन्हों का इस्तेमाल करके इसको मैं आपको भर लें। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये आपको प्रॉब्लम लग रही थी जो मैंने आपको बता दी है। यहाँ आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के बेस्ड क्वेश्चन अरिहंत वाली बुक में भी काफ़ी सारे हैं, आप उन्हें भी रिवाइज करें। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ऑन क्वेश्चंस यहाँ लिख के दूँगी उस PDF में, और ये डायग्राम भी और वो क्वेश्चंस भी आपको भेजूँगी। थैंक यू।